हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल सोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो क्या? डाइवोर्स। आज हम जानेंगे डाइवोर्स का फुल प्रोसीजर। दोस्तों, वैसे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर रिश्ता बच सकता है तो हमें रिश्ता बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है और हम उस रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उस केस में हम सोचते हैं कि डाइवोर्स ही सही तरीका है। कई लोगों को डाइवोर्स का पूरा सही प्रोसीजर नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे डाइवोर्स का फुल प्रोसीजर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आधी जानकारी हानिकारक होती है। पूरा प्रोसीजर जानेंगे डाइवोर्स का, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले डाइवोर्स कहाँ फाइल किया जाता है ये जान लेते हैं। तो जहाँ आपका परमानेंट रेजिडेंस है, आप वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं, या अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो रखे हैं तो सेपरेट होने के बाद जहाँ आप रहते हैं, आप वहाँ पर भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन ये भी कहता है दोस्तों कि जहाँ भी हस्बैंड वाइफ लास्ट साथ रहे हैं, वहाँ पे भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंडर दोस्तों डाइवोर्स लेने के दो तरीके हैं। एक होता है अंडर सेक्शन 13 और एक होता है अंडर सेक्शन 13B। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अंडर सेक्शन 13B की अगर हम बात करें तो वो सबसे इजी तरीका होता है डाइवोर्स लेने का, लेकिन वो आप तभी ले सकते हैं जब हस्बैंड वाइफ दोनों राजी हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए दोस्तों एक कंडीशन है नेसेसरी, और वो है कि हस्बैंड वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हों, तभी आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। जब आप सेक्शन 13B के अंडर डाइवोर्स फाइल करेंगे दोस्तों, तो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बीच टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही सेट कर लेते हैं कि कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, अगर उनके पास कोई बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रहने से रिलेटेड या फिर बच्चे से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ आपस में तय करने के बाद पिटीशन में लिखी जाती हैं, और उस पिटीशन के साथ साथ एक एफिडेविट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद कोर्ट 6 महीने की डेट देती है। 6 महीने की डेट देने का मकसद ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहें, कोर्ट दरअसल कोशिश करती है कि रिश्ता बच जाए, तो इसलिए वो 6 महीने का टाइम देते हैं कि अगर उनके बीच में जो विवाद है, जो डिफरेंसेस हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छा है। 6 महीने के बाद हस्बैंड वाइफ को फिर से कोर्ट में पेश होना है, फिर से उन्हें एक एफिडेविट लगाना है। इसे कहते हैं सेकंड मोशन एफिडेविट। इस एफिडेविट में उन्हें फिर से सेम चीज़ें मेंशन करनी है जो उन्होंने पुराने एफिडेविट में मेंशन करी थी, कि उनको डाइवोर्स लेना है और उनको मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोर्ट उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कई वीडियोस में लिखा रहता है कि 7 दिन में डाइवोर्स लें, 10 दिन में डाइवोर्स लें। तो यहाँ मैं ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हुआ क्या था कि एक केस था अमनदीप वर्सेस हरविन कौर। इनके केस में एक जजमेंट पास हुआ था। इस जजमेंट के हिसाब से ये माना गया था कि जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है जो कोर्ट देती है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके वकील साहब उस जजमेंट की कॉपी लगा देते हैं आपकी पिटीशन के साथ, तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो 6 मंथ्स के टाइम को कम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो हमें यहाँ अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने वीडियो में देख लिया 7 दिन में डाइवोर्स लें या 10 दिन में डाइवोर्स लें तो एक्चुअल में वो हो ही जाता है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था सेक्शन 13B का प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13। इसे कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। इसमें दोस्तों हस्बैंड या वाइफ इनमें से कोई एक पार्टी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती, तो दूसरी पार्टी को सेक्शन 13 के अंडर डाइवोर्स फाइल करना पड़ता है। अब इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड्स चाहिए जिसमें आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। पहला ग्राउंड है दोस्तों एडल्ट्री। दूसरा ग्राउंड होता है दोस्तों क्रूएल्टी। इसमें आपको कोर्ट को प्रूव करना होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपका पार्टनर आपसे मिसबिहेव करता है। तीसरा ग्राउंड है दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर। यदि आपके पार्टनर को कोई ऐसी मानसिक बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो उसे हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बेसिस पे भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। चौथा ग्राउंड होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपके पार्टनर को कोई ऐसी संक्रमित बीमारी है जो दूसरों को फैल सकती है, तो उस बेसिस पे भी डाइवोर्स फाइल हो सकता है। पांचवा तरीका ये है दोस्तों, अगर आपके पार्टनर की 7 साल से कोई खैर खबर नहीं है, उसके रिलेटिव्स वगैरह को किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, तो उस बेसिस पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अगर आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड रेपिस्ट प्रूफ हुए हैं आपके शादी के दिन के बाद से, तो भी आप इस बेसिस पे डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ बात करी हमने डिफरेंट ग्राउंड्स की जिनके बेसिस पे हम डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि आपको ये ग्राउंड जो भी आप ले रहे हैं वो आपको कोर्ट में प्रूव करना है। आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, तभी कोर्ट आपसे आपके फेवर में फैसला करेगी। अब जब आप अपनी पिटीशन, डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट के सामने पेश करते हैं, तो कोर्ट अदर पार्टी के पास नोटिस भेजती है कि भाई आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपसे डाइवोर्स मांगा है, ऑन दिस ग्राउंड आपका क्या जवाब है। आप उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए नोटिस जाता है।
दूसरी पार्टी ने नोटिस पढ़ लिया लेकिन तब भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, तो इस केस में कोर्ट 3-4 डेट्स देती है दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए। अगर दूसरी पार्टी तब भी अपीयर नहीं होती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोर्ट एक्स पार्टी डाइवोर्स यानी कि आपके फेवर में फैसला दे देती है। जो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखी हैं आपके फेवर में फैसला हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर हो जाती है तो क्या होता है। अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर हो जाती है तो वो अपने एडवोकेट के जरिए उस नोटिस का जवाब देती है। फिर बारी आती है एविडेंसेस की। कोर्ट आपको मौका देगी कि आप अपने एविडेंसेस शो करें, अपने पॉइंट्स कोर्ट में प्रूव करें। एविडेंसेस के बाद आती है बारी फाइनल आर्ग्यूमेंट की। वहाँ दोस्तों आपके वकील साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी बहस करते हैं, कितने अच्छे से कोर्ट को कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने एडवोकेट बहुत ध्यान से चुनने हैं जो आपके फेवर में फैसला करवा दें। कोर्ट सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, सारे आर्ग्यूमेंट को ध्यान से सुनते हुए फिर फैसला करती है। तो ये था डाइवोर्स का पूरा प्रोसीजर। उम्मीद है कि जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम आए। अगर आपको ऐसी ही और लीगल जानकारी चाहिए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।